नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं गौरव पारासर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं प्यारे विद्यार्थियों स्वी एजुकेशन हब पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी को पता है राजस्थान में आरपीएससी सेकंड ग्रेड शिक्षक भर्तियों परीक्षाओं के एक तो पेपर आपके सर पर है और एक आपके फॉर्म चल रहे हैं जो कि भर्ती परीक्षा 2026 में आयोजित होने वाली है। आखिर ऐसा कौन सा बड़ा बदलाव आया है जिस बदलाव के कारण प्यारे साथियों आप परीक्षा से बाहर हो सकते हो? याद रखना, वीडियो को अंत तक देखना। इतना ही नहीं, यदि ये बड़ी आपने गलती कर दी तब प्यारे साथियों आरपीएससी के द्वारा हमेशा हमेशा के लिए बहिष्कृत कर दिए जाओगे। आज की क्लास में हम आपको यह भी बताएंगे कि प्यारे साथियों आपकी 10 दिनों की अंतिम रणनीति क्या होनी चाहिए, अंतिम 10 दिनों में आपको क्या पढ़ना चाहिए, कैसी बुक्स पढ़नी चाहिए, कौन सी नोट्स पढ़ने चाहिए, आपको प्यारे साथियों अंतिम दिनों की रणनीति क्या रहेगी, पूरी चर्चा करेंगे। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्यारे साथियों, और जितने भी आपके यार दोस्त मित्र सखा बंधु बांधव रिश्तेदार हैं उन सभी तक वीडियो की लिंक को शेयर कर दीजिए। चलिए प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो भी साथी आरपीएससी की परीक्षा की तैयारी करना चाह रहे हैं यानी 2025 के फॉर्म फिल कर रहे हैं, सबसे पहले सबसे बड़ा बदलाव, बाकी तो सबको पता है, याद रखना प्यारे साथियों, आपको 40% अंक लाने ही पड़ेंगे। यानी जो आपका फर्स्ट पेपर है, इस फर्स्ट पेपर में प्यारे साथियों आपके यदि 40% अंक नहीं आए, ये 40% अंक यदि नहीं आए तब आप सेकंड पेपर के लिए भैया चाहे उसे दीजिए चाहे मत दीजिए, आप भैया पेपर से बाहर हो, परीक्षा से बाहर हो। इसका मतलब सीधा सीधा है कि आपको प्यारे साथियों फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाने ही होंगे, और यदि ये पासिंग मार्क लेकर के आ गए तभी सेकंड पेपर में आप बैठ पाओगे। याद रखना, या तभी आप पास हो पाओगे, वरना सेकंड पेपर में फुल ले आओ, इधर 40% अंक नहीं लाए तो भैया काम तमाम हो जाएगा। अब टेंशन का विषय यही है कि 40% अंक कैसे आएंगे। बाकी तो सबको पता है आपको प्यारे साथियों कि लगभग लगभग आपके काफी सारे पद आ रहे हैं 2025 में, और उन पदों में भी प्यारे साथियों आप आराम से फॉर्म फिल हो रहे हैं, आराम से फॉर्म फिल कर दीजिए। योग्यता क्या है, 45 साल तक आराम से बंदे बढ़ सकते हैं, आपको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। ये सारी फालतू की बातें हैं, आपको हर एग्जाम में सेम मिलेंगी, लेकिन ये काम की बात याद रखना, फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाना अनिवार्य है। अब इस फर्स्ट पेपर में 40% अंक लाएंगे तो कहां से लाएंगे? सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं, 40% अंक लाने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है, अंतिम 10 दिनों में यदि आपने अभी तक भी कुछ नहीं पढ़ा तो प्यारे विद्यार्थियों यह है अरिहंत पब्लिकेशन। ये अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल्स हैं, इन कैप्सूल को प्यारे विद्यार्थियों लेकर के आओगे तो संपूर्ण फर्स्ट पेपर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ज्यादा रेट भी नहीं है, अंतिम 10 दिनों में ये पढ़ लिए तो भी कल्याण हो जाएगा। गुरुजी किस आधार पर आप कह रहे हो? चलिए मैं आपको देखो, ये कैप्सूल के अंदर के पेज हैं, इनको ही पढ़ा रहा हूं। हमारी रोज क्लासेस चलेंगी, मैंने आपको बोला 10 दिन में, और 10 दिन में फर्स्ट पेपर पूरा कंप्लीट कराने की जिम्मेदारी हमारी रहेगी। तो प्यारे विद्यार्थियों चलिए इस कैप्सूल के पेज को ही पढ़ते हैं, और हम पढ़ते हैं एक आध टॉपिक ताकि हमें पता रहे कि वास्तव में यहां से कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं, इस बुक के अंदर क्या है। तो चलिए प्यारे विद्यार्थियों, सबसे पहले अरिहंत पब्लिकेशन देश का टॉप पब्लिकेशन है, और इस पब्लिकेशन के माध्यम से ये कैप्सूल्स बुक आई है, ये प्यारे विद्यार्थियों अब बीमारी के साथ साथ आपकी पढ़ाई को भी सुदृढ़ करेगी। आगे चल लेते हैं, बात करते हैं राजस्थान के संदर्भ में। यहां से प्रश्न देखने को मिलेगा, याद रखना, और ये प्रश्न जो पढ़ के नहीं जाएगा परीक्षा में फेल हो जाएगा, गारंटी है मेरी। तो राजस्थान के संदर्भ में 18वीं हमारी वन रिपोर्ट आई है 2023 में, और ये वन रिपोर्ट ही आपको याद रखनी है क्योंकि इस वन रिपोर्ट से आपके प्रश्न बनने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना है राजस्थान के संदर्भ में, क्योंकि आरपीएससी की परीक्षा है, सेकंड ग्रेड की आपकी परीक्षा है, तो यहां से प्रश्न बनना लाजमी है। आपसे पूछा जाए 2023 की वन रिपोर्ट है कि वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाले शीर्ष जिले, यानी वन क्षेत्रफल में वृद्धि किन किन जिलों में हुई है। सबसे पहले आपको याद रखना है सीकर से बाड़मेर, बाड़मेर फिर अलवर फिर उदयपुर, यानी सबसे ज्यादा वृद्धि हुई है सीकर में, फिर हुई है बाड़मेर में, फिर अलवर में, और फिर प्यारे विद्यार्थियों उदयपुर में। क्रमांक भी पूछा जाए तो याद रखना 1 2 3 4। नेक्स्ट चलते हैं, वन क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा कमी किन किन जिलों में हुई है, वो शीर्ष वाले 4 जिलों का क्रम पूछा जाए तो याद रखना प्यारे विद्यार्थियों बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर। यानी सबसे ज्यादा प्यारे विद्यार्थियों आपके बारां, प्रतापगढ़, अजमेर और बीकानेर में कमी देखने को मिली है। सर्वाधिक बनावरण प्रतिशत वाले जिले यदि पूछ लिए जाएं तब प्यारे विद्यार्थियों मैंने आपको 3 4 बात हमेशा बताता हूं। एक तो उदयपुर हमेशा मिला है, हर वन रिपोर्ट में सबसे पहले उदयपुर मिलेगा।
प्रतापगढ़ मिलेगा, आपको प्यारे साथियों सिरोही मिलेगा और करौली मिलेगा। कोई सी वन रिपोर्ट उठा के देख लो तो उदयपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और करौली ये सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले हमारे क्या हो जाएंगे, जिले हो जाएंगे। एक प्रश्न यहां से देखने को मिलेगा, गारंटी है। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले बताइए, और वो भी लिख के देगा कि इस जनगणना के अनुसार। तब आपको याद रखना है जनगणना है 18वीं वन रिपोर्ट 2023 राजस्थान में। न्यूनतम वनावरण प्रतिशत वाले जिले हैं चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर। प्यारे साथियों याद रखना, चूरू, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर है। सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से हैं, यानी ऐसे जिले जहां पर सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र स्थित है। तो सर्वाधिक झाड़ी क्षेत्र वाले जिले हैं पाली, अलवर, जयपुर, आपको याद रखना है। यानी झाड़ी क्षेत्र पाली फिर अलवर में है और फिर आपकी जयपुर में सर्वाधिक क्या है, झाड़ियां स्थित हैं। राज्य में पाई जाने वाली शीर्ष 3 वृक्षों की प्रजातियां आपसे पूछी जाएं, तब प्यारे विद्यार्थियों प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा, प्रोसोपिस सिनेरिया और याद रखना जीजीफस मोरिटोनिया। तो प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, ये आपकी 3 वृक्षों की प्रजातियां हैं जो सबसे ज्यादा राजस्थान में पाई जाती हैं। इनका क्या है, वैज्ञानिक नाम आपको दे रखा है। आपसे पूछा जाएगा कि राज्य की प्रमुख 3 आक्रामक वृक्ष प्रजातियां कौन कौन सी हैं। जिनके पास जाओगे तो भैया याद रखना खतरा रहता है मनुष्य को। केसिया तोरा या इसे सेन्ना तोरा के नाम से जाना जाता है, लेटाना कैमारा इनको बोला जाता है, और आपकी प्रोसोपिस जूलीफ्लोरा। याद रखना ये आपकी 3 आक्रामक प्रजातियां पाई जाती है, क्योंकि ये खुद ही अपना भोजन तैयार कर लेती हैं। कई प्रजातियां तो ऐसी ऐसी होती हैं कि उनके फूल के ऊपर यदि कोई भी कीड़ा पहुंच गया तो ऑटोमेटिक भैया क्या कर लेती हैं, उसे पैक कर लेती हैं, खुद का खाना तैयार कर लेती हैं। आगे चलो, आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं हैं, वो वन अग्नि घटनाएं यानी वनों में सबसे ज्यादा आग लगने वाली जो घटनाएं हैं वो सबसे ज्यादा आपकी उदयपुर में हुई है, उसके बाद प्रतापगढ़ में हुई है, उसके बाद आपके डूंगरपुर में, और फिर भैया याद रखना राजसमंद। यानी आपकी सर्वाधिक वन अग्नि घटनाएं राजस्थान के किन किन जिलों में घटित हुई हैं। तब आपको याद रखना पड़ेगा सबसे पहले उदयपुर में, फिर आपको याद रखना पड़ेगा प्रतापगढ़ में, फिर डूंगरपुर में, और फिर आपको याद रखना पड़ेगा राजसमंद में। यह है आपकी 18वीं वन रिपोर्ट है 2023 की, और यहां से अब की बार प्रश्न देखने को मिलेगा भैया, याद रखिए। सबसे पहली बात तो यही याद रखनी है। आगे चल लेते हैं, आगे आपको कौन कौन सी बातें याद रखनी है जहां से आपका प्रश्न बनेगा, एक बार देख लेते हैं। देखो 2011 की जनगणना प्यारे विद्यार्थियों, इससे तो प्रश्न बन ही रहा है। आजकल 2011 की जनगणना से ही प्रश्न बन रहा है, क्योंकि आपकी जो जनगणना है प्यारे विद्यार्थियों हो तो चुकी है लेटेस्ट वाली, लेकिन अभी प्रकाशित नहीं हुई है। याद रखना अभी आई नहीं है, इसलिए प्रश्न आपका फिर से 2011 की जनगणना से ही बनेगा। और बनेगा तो कौन कौन से प्रश्न हैं जो हाल ही में 2025 में आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड में पूछे गए। आपके प्यारे विद्यार्थियों कई एग्जाम्स हुई हैं जिनके मैं नाम ले देता हूं 2025 में, उनमें यहां से प्रश्न पूछा गया है। देख लीजिए, सबसे पहले याद रखना आरपीएससी के फर्स्ट ग्रेड के जितने भी ग्रुप के पेपर हुए हैं उन सब में प्रश्न बना है। उन सब में यहां से प्रश्न बना है। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में मैं बात कर लेता हूं, पीटीईटी की परीक्षा हुई है, इसमें बीएसटीसी की परीक्षा हुई है, बीएसटीसी, पीटीईटी। इसके अलावा प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान में पशु परिचर, एलएसए, पशुधन सहायक भर्ती परीक्षा, ऐसी तमाम भर्ती परीक्षाएं हुई हैं जहां में यहां से आपका प्रश्न बना है। तो आगे चलते हैं। सबसे पहले 2011 की जो जनगणना हुई है इसका आयुक्त किसे बनाया गया, तो आयुक्त बनाया गया सी चंद्रमौली को। किसको बनाया गया भैया, सी चंद्रमौली को आयुक्त बनाया गया। याद रखना सबसे बड़ी बात है, यहां से प्रश्न बन सकता है। दूसरा 2011 की जनगणना है, उसके राजस्थान के महानिदेशक, जनगणना के महानिदेशक किसको बनाए गए, सुब्रह सिंह को बनाया गया। प्यारे विद्यार्थियों ये भी आपको याद रखना। आपसे पूछे कि अभी तक जो जनगणनाएं हुई हैं ये 2011 की जनगणना है, ये कौन सी जनगणना है बताइए, तब आपको सटीकता के साथ बता देना है कि 15वीं जनगणना है। यानी जो 2011 की ये जनगणना है ये आपकी वर्ष 2011 की जनगणना 15वीं जनगणना के रूप में जानी गई है। यह धार्मिक एवं जाति आधारित जनगणना थी। आपसे कोई पूछ ले कि 2011 की जनगणना है इसका आधार क्या माना गया, तो आधार धार्मिक और जातिगत इसको जनगणना माना गया। याद रखना पहली बार किन्नरों को अलग श्रेणी में शामिल किया गया, यानी जो आपका ट्रांसजेंडर है,
आपका प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, उन ट्रांसजेंडर्स को क्या है, यहां अलग कैटेगरी बना दी गई और उस कैटेगरी के आधार पर आप आरक्षण भी देखते होंगे। आप देखते होंगे, आपसे पूछा जाता है जब भी आप फॉर्म भरते हो कि आप मेल हो या फीमेल हो या अदर हो, तब अदर वाला जो ऑप्शन है वो इसी जनगणना के कारण दिया गया, क्योंकि आपके यहां किन्नरों की संख्या है, यहां थर्ड जो पार्टी है, थर्ड जो ट्रांसजेंडर हैं वो हमारे मौजूद हैं, जनगणना में निकल के आए, इसलिए उनके लिए अलग से आरक्षण की व्यवस्था कर दी गई। इसके ब्रांड एम्बेसडर हैं वो सचिन तेंदुलकर और प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया। 2011 की जनगणना का ब्रांड एम्बेसडर आपके सचिन तेंदुलकर और भैया प्रियंका चोपड़ा को बनाया गया, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन इसकी थीम से प्रश्न पूछा जा चुका है, आपका इसकी थीम से लेकर के प्रश्न बना है बीएसटीसी भर्ती परीक्षा में, और हाल ही में जून 2025 में प्रश्न बना है कि जनगणना 2011 की थीम क्या है। तब आपको याद रखना है राज्यों की जनगणना राज्यों के द्वारा राज्यों के लिए, यानी राज्यों की जनगणना है वो राज्यों के द्वारा ही की जा रही है, लेकिन किसके लिए की जा रही है, वो राज्यों के लिए ही की जा रही है, ये आपको याद रखना है। राज्यों की जनगणना राज्यों के द्वारा और राज्यों के लिए, यह थीम वर्ष 2011 की जनगणना की प्रमुख थीम मानी गई है, आपको याद रखना है। इतनी बातें तो आपको समझ में आ गई होंगी। इसका एक शुभंकर भी याद कर लीजिए, क्योंकि आजकल शुभंकर से भी क्या बन रहा है, प्रश्न बन रहा है। तो याद रखना, प्रगणक शिक्षिका एक प्रगणक शिक्षिका है जो कि इसके शुभंकर के रूप में जनगणना 2011 के रूप में क्या है भैया आपके सामने है। ये बातें आपको याद रखनी है, क्योंकि यहां से आपका प्रश्न बनेगा ही बनेगा। लेकिन गुरुजी एक बार तुलना करवा दीजिए, तुलना से पिछली बार सेकंड ग्रेड में प्रश्न बना था। चलिए मेरे भाई देखो, अब आपको तुलना करनी है तो सारी नहीं पढ़नी, 1901, 1911, फिर 21, 31, 41, 51, 61, 71, 81, 91, 2001 और 2011, यह आपकी टोटल जनगणना हुई है। लेकिन आपको सबका आधार नहीं लेना है। 2011 की जनगणना की तुलना केवल 2001 से करवाई जाएगी। फिर से सुन लेना, 2011 की जनगणना करवाई जाएगी तो केवल और केवल आपके पिछली जनगणना 2001 से करवाई जाएगी, ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। ये दो डाटा याद रखना। जनसंख्या की बात करें प्यारे विद्यार्थियों, अब यहां देखिए, यहां वृद्धि दर आपकी थी 28.41%, जबकि प्यारे साथियों 2001 की तुलना में 2011 में आपकी जो वृद्धि दर है वो वृद्धि दर प्यारे विद्यार्थियों 21.31% हो गई। अब जरा मुझे एक बात बता दो, 2001 में आपकी वृद्धि दर ज्यादा थी या 2011 में वृद्धि दर ज्यादा थी, यही प्रश्न पूछा जाएगा और कथन कारण बना करके पूछा जाएगा कि वर्ष 2011 की जनगणना 2001 की तुलना में वृद्धि दर ज्यादा दर्ज की गई या देखी गई। तब आपको याद रखना है कि 2011 में 2001 की तुलना में जो वृद्धि दर है वो कम देखी गई है भैया, ज्यादा नहीं देखी गई है, ऐसे स्टेटमेंट बनेंगे। इसलिए आपको ये डाटा याद रखने हैं। ये डायरेक्ट नहीं पूछा जाएगा, लेकिन स्टेटमेंट देखा जाएगा, आपको कथन कारण दिया जाएगा। आपसे ऐसे प्रश्न आजकल आरपीएससी पूछ रहा है, तो घबराने की जरूरत तो आपको बिल्कुल नहीं है ही नहीं, मस्ती के साथ आपको पढ़ना है। बस मैं तो यही कहूंगा कि जनगणना आपको याद करके जाना है। एक एक प्रश्न यहां से बनेगा और यहीं से प्रश्न बनेगा, तो आपको सारी बातें यहां से याद रखनी पड़ेंगी। अब गुरुजी ये जनगणना कंप्लीट कहां मिलेगी ऐसा प्रश्न कहां से मिलेगा? तो प्यारे साथियों मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, कहां से पढ़ा रहा हूं मैं, ये अरिहंत पब्लिकेशन है और ये अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है जिसका नाम है कैप्सूल बुक। ये आपकी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड दोनों के लिए निकाली है। ज्यादा रेट नहीं है, इतनी सी रेट है जितने कि आप दिन में जर्दा खा जाते हो, गुटखा खा जाते हो, पान खा जाते हो। याद रखना, आज ही जाइए अपने नियर बाई मार्केट में और अरिहंत पब्लिकेशन के कैप्सूल लेकर के आ जाना। ये आपके लिए भैया बहुत यूजफुल रहेंगे। इतना ही नहीं, आप ऑनलाइन मंगाना चाहो तो arihantbooks.com ऑनलाइन जाइए और जाकर के इन बुक्स को क्या कर दीजिए भैया, ऑनलाइन मंगा लीजिए। आगे चल लेते हैं, एक और टॉपिक मैं आपको कवर करवाता हूं इसी बुक से, जो कि आपके लिए सेकंड ग्रेड में प्रश्न पूछा जाएगा। राजस्थान की प्रमुख जनजातियों की चर्चा करेंगे, यहां पर ट्राइब्स की चर्चा करेंगे प्यारे साथियों। तो जनजातियों की चर्चा कर लेते हैं कि राजस्थान की जनजातियां, अब जनजातियों से कैसे प्रश्न बन रहे हैं, टू द पॉइंट बात करेंगे। इस बुक की खास बात यही है कि अंतिम 10 दिन में आपको सफलता कैसे मिलेगी, ये सब कुछ आपको इसमें देखने को मिलेगा, क्योंकि अंतिम दिनों में ही पढ़ा गया
आपको याद रहने वाला है। और याद रखना, आपको लगातार मेहनत तो करती रहनी है लेकिन स्मार्ट स्टडी भी करनी है। ऐसा नहीं है कि जनगणना में फंस गए लगातार और आपने पढ़ दिए 20 पेज। अरे 20 पेज में ऐसा पढ़ो जो कि याद हो जाए, चाहे वो पेज 2 ही पढ़ो, लेकिन उतना पढ़ो जो आपको याद हो जाए, एग्जाम ओरिएंटेड हो। आपको भैया परीक्षा में प्रश्न उसके बन रहे हो, वर्तमान का पैटर्न ऐसा हो। इस तरह के यदि आप प्रश्नों को पढ़ोगे, इस तरह का अभ्यास करोगे तो जीवन में आपको सफलता मिलने वाली है। 5 मिनट में आपका ये टॉपिक कंप्लीट कराऊंगा भैया, 20 मिनट की क्लास हो जाएगी। चलिए, राजस्थान की प्रमुख जनजातियां। अब जनजातियों से कैसे प्रश्न बनेगा? देखो, राजस्थान प्रदेश भारत के आदिवासी आबादी वाले 6 राज्यों में से एक है, जहां मुख्य रूप से भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर, कथोड़ी आदि जनजातियां पाई जाती हैं। यानी ये जनजातियां हैं जो राजस्थान में पाई जाएंगी, भील, मीणा, गरासिया, सहरिया, डामोर और कथोड़ी। लेकिन प्यारे साथियों, आपको याद रखना है कि जनजातीय जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में चौथा स्थान है। जनजातीय संरचना जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का भारत में कैसा स्थान है? चौथा। यानी 6 राज्यों में आपकी जनजातियां हैं, जिनमें से राजस्थान में जो जनजाति हैं उनकी भैया संख्या देख ली जाए तो चौथे स्थान पर आता है कौन? राजस्थान आता है। इस संदर्भ में आपका जो मध्य प्रदेश है, एमपी है, उसमें सबसे ज्यादा जनजातियां पाई जाती हैं, इसलिए प्रथम स्थान पर आ जाता है, जहां प्यारे विद्यार्थियों आदिवासियों की संख्या क्या है? मैक्सिमम है। अब चलो नेक्स्ट, आपको कौन सी बात है जिससे प्रश्न बन सकता है? जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से राजस्थान भारत में 13वें स्थान पर है और मिजोरम पहले स्थान पर। देखो, ये तो है जनसंख्या, जनजातीय जनसंख्या के आधार पर, और ये है जनजातीय प्रतिशत के आधार पर। यानी जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से यदि राजस्थान का स्थान पूछे तब 13वां है। दोनों प्रश्न याद रखना, यदि जनजातीय जनसंख्या के आधार पर राजस्थान का भारत में स्थान तो चौथा बता देना, और राजस्थान का जनजातीय जनसंख्या प्रतिशत की दृष्टि से स्थान पूछे देश में तब आपको बता देना 13वां स्थान है, याद रखना। आगे चलिए, जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति उदयपुर में रहती है। याद रखना भैया, एससी तो होती है अनुसूचित जाति और एक होती है एसटी अनुसूचित जनजाति। तो एसटी की बात कर रहा है, एसटी सबसे ज्यादा कहां मिलती है? उदयपुर में मिलती है, तथा न्यूनतम बीकानेर में पाई जाती है। लेकिन प्यारे साथियों याद रखना, आज की डेट में यदि जनगणना करा ली जाए और आज की डेट में आपसे पूछा जाए कि एसटी कहां है, तो सबसे ज्यादा जो मीणा है वो आपके जयपुर के आसपास है प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना। इसलिए जयपुर जिला आपको सटीकता के साथ, प्रामाणिकता के साथ सही मिलेगा, ये बात सही है। न्यूनतम आपकी एसटी है वो बीकानेर में देखने को मिलती है, लेकिन प्रतिशत की दृष्टि से सबसे अधिक आपकी जो अनुसूचित जनजाति है वो बांसवाड़ा में है। प्रतिशत के आधार पर देखें एसटी को तो बांसवाड़ा में देखने को मिलेगी, जबकि सबसे कम कहां मिलती है? नागौर की तरफ एसटी बहुत कम है भैया, याद रखना। राजस्थान की अन्य जनजाति कौन सी है? डामोर है, कथोड़ी है, कंजर है और सांसी है। आप सभी को पता है प्यारे विद्यार्थियों, ये कथोड़ी जनजाति है जो कि आपकी कत्था तैयार करती है, ये कत्था जर्दा तैयार करती है प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान की ऐसी जनजाति है। ये कंजर जनजाति प्यारे विद्यार्थियों याद रखना, इनके कई नृत्य हम पढ़ाते हैं, कंजर तोड़ा इनका प्रमुख नृत्य माना जाता है। आगे देखिए, ये चरी जो एक नृत्य किया जाता है कंजर जाति की बालिकाओं के द्वारा। आगे एक सांसी जनजाति है, हालांकि इस सांसी को जनजाति नहीं माना जाता, इस सांसी को जाति माना जाता है, जो कि प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जाति भी मानी जाती है। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान की प्रमुख जनजातियां हैं वो सूचीबद्ध इधर हैं। यानी एक तरफ जनजातियां हैं, एक तरफ सबसे ज्यादा वो किस जिले में मिल रही हैं? तो देखिए, मीणा उदयपुर में, भील बांसवाड़ा में, गरासिया सिरोही में, सहरिया बारां में, भील मीणा डूंगरपुर में और धानका जयपुर में। ये प्यारे विद्यार्थियों जनजातियों का आंकड़ा है, वो प्रमुख जनजातियों का आंकड़ा वर्ष 2011 के अकॉर्डिंग लेकर के आए हैं। आपको याद रखना, ये सब कुछ कहां से मिलेगा? ये सब कुछ मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों आपको अरिहंत पब्लिकेशन की इस कैप्सूल बुक से। इसलिए आज ही जाइए arihantbooks.com पर और arihantbooks.com पर जाकर के
ये अरिहंत पब्लिकेशन का कैप्सूल लेके आ जाओ, वहां आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने कोशिश करी है कि आपको मैक्सिमम पढ़ाया जाए। मैं आपको इसी क्रम में पढ़ाऊंगा। आगे सर आएंगे, वो भी आपको इससे आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन फिर कह देता हूं अंतिम 10 दिन है, सटीकता के साथ पढ़ना है, प्रामाणिकता के साथ पढ़ना है, फालतू की बातें नहीं पढ़नी है, मोटे मोटे ग्रंथ नहीं पढ़ने हैं, ऐसे टॉपिक्स को टच करना है। देख लो, इसमें से ही पढ़ा रहा हूं, काम की बातें, टू द पॉइंट है, पेपर यहीं से फंसेगा। फिर कह देता हूं गलती मत कर देना। तो चलिए सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, आ जाइए और आगे पढ़ा दीजिए सर। धन्यवाद गौरव सर। और आज गणेश चतुर्थी है। अगर आप चाहते हैं सफलता का श्री गणेश आपको करें तो निश्चित रूप से अच्छी किताबें पढ़िए। बहुत शानदार तरीके से गौरव सर ने आपकी क्लास ली है। चलिए कुछ टॉपिक हम देखते हैं। राजस्थान में कृषि व्यवस्था, एग्रीकल्चर इन राजस्थान। अब देखो इस किताब की खासियत क्या है। इस किताब के अंदर आपको ट्रेडिशनल चीजें तो मिली है, साथ में एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ है, अर्थव्यवस्था से जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर हमने इकोनॉमिक सर्वे के पॉइंट को भी ऐड करा है। ठीक है, जैसा कि सर ने आपको बताया, ये कैप्सूल ले लो, अभी भी टाइम है। ठीक है, जिस दिन आपका पेपर होगा उस दिन पेपर सॉल्यूशन भी करवाएंगे हम, तब भी हम आपको बताएंगे कि देखो कितने सारे प्रश्न हुबहू बैठ रहे हैं। राज्य की लगभग 65 से 75% आबादी कृषि कार्य में संलग्न है। ठीक है, इसीलिए राजस्थान एक कृषि प्रधान राज्य माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ कहते हैं, गैम्बल ऑफ मानसून। ठीक है, कभी बारिश आ जाती है, कभी नहीं आती है। ठीक है, राज्य कृषि का राजस्व आय में योगदान कितना है? हमारे राज्य की रेवेन्यू इनकम में योगदान है 52%। राज्य की जीडीपी में कितना योगदान है? ठीक है, यहां पर याद रखना है आपको 5.19% स्थिर मूल्य पर एंड 25.56% प्रचलित मूल्य पे, 25 कर देना है ना, 25.19%। राज्य में भारत का कुल कृषि योग्य भूमि का 11% है, यानी कि टोटल पूरे भारत में 100 कृषि होती है तो उसमें से 11 कहाँ होती है? अकेले राजस्थान में। राज्य का लगभग 70 से 75% भाग क्या है? कृषि योग्य है, एग्रीकल्चर योग्य है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि वाला जिला कौन सा है? बाड़मेर है। कंफ्यूजन मत रखना बेटा, ठीक है, कंफ्यूज हो जाओगे कि सर बाड़मेर तो रेगिस्तान में आता है, लेकिन सबसे ज्यादा कृषि योग्य भूमि वही है। न्यूनतम कृषि भूमि वाला जिला कौन सा है? राजसमंद है। सबसे ज्यादा बंजर भूमि कहां पर है? वेटलैंड कहां पर है? बेडलैंड कहां पर है? जैसलमेर के अंदर। सबसे ज्यादा सिंचाई वाला जिला कौन सा है? गंगानगर। सबसे कम सिंचाई वाला जिला क्षेत्रफल के हिसाब से राजसमंद है और परसेंटेज के हिसाब से चूरू है। सबसे ज्यादा बोई जाने वाली फसल कौन सी है? बाजरा। अगर अपन खरीफ की फसल में देखें तो बाजरा, रबी की फसल में देखें तो गेहूं। सबसे ज्यादा दलहन क्या दाल देखें तो चना, और सबसे ज्यादा तेल का देखें तो सरसों। ठीक है, तो आजकल इस प्रकार के प्रश्न आते हैं, क खंड को ख खंड से मिलाइए, निम्न में से कौन सा कथन सुमेलित नहीं है? तो वो सारे प्रश्न आपके तभी सही होंगे जब आपने अच्छी चीजें पढ़ी होगी। ठीक है, और ये बहुत ही नायाब तोहफा है हमारे अरिहंत परिवार का। चलिए अब आपके आते हैं ऊर्जा संसाधन। ठीक है, ऊर्जा संसाधन को दो टाइप्स में हम डिवाइड करते हैं। एक तो भैया अकॉर्डिंग टू यूज, उपयोग के आधार पर, और एक उपलब्धता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी। ठीक है, उपयोग के आधार पर दो प्रकार के हैं, पारंपरिक और गैर पारंपरिक। ठीक है, ध्यान रखना, ये अंतर जरूर पता होना चाहिए, एक तो पारंपरिक, एक गैर पारंपरिक। पारंपरिक के अंदर वे ऊर्जा स्रोत जिनके उपयोग के लिए किसी महत्वपूर्ण और विशेष तकनीक की आवश्यकता नहीं होती, परंपरा से चल रहे हैं, जैसे सदियों से कोयले का यूज हो रहा है, गोबर का यूज हो रहा है, कच्चे तेल का यूज हो रहा है। लेकिन अगर इसके अंदर किसी तकनीक को हम ऐड कर देते हैं, उन्नत तकनीक को, एडवांस टेक्निक को, तो ये बन जाती है गैर पारंपरिक। जैसे बायोमास ऊर्जा हो गई, सौर ऊर्जा हो गई, भारी कच्चा तेल, भूतापीय ऊर्जा, सामुद्रिक ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इसके बाद में उपलब्धता के आधार पर, अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी, हमारे जो एनर्जी रिसोर्स है वो दो टाइप के हैं, एक नवीकरणीय, दूसरे अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स वो है जिनके भंडार असीमित है,
ठीक है, जैसे सौर ऊर्जा, कभी ऐसा नहीं होगा कि सूरज भगवान उगना छोड़ देंगे और हमें सोलर एनर्जी नहीं मिलेगी। ठीक है, वाटर एनर्जी, ठीक है, वाइंड एनर्जी, ठीक है, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जबकि अनवीकरणीय वे ऊर्जा स्रोत है जिनके भंडार सीमित है, जिन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, भारत सरकार की, राजस्थान सरकार की पॉलिसी चल रही है कि हमें इन नवीकरणीय ऊर्जा संसाधनों पर क्या करना है, जोर देना है। ठीक है, चलिए आपके लिए भैया मैं करंट अफेयर के सेशन लाने की भी सोच रहा हूं, आप कमेंट कीजिएगा अगर आपको पढ़ना है करंट अफेयर, तो सेकंड ग्रेड का पूरा करंट अफेयर की मैराथन क्लास, जिसके अंदर मैं अपने हैंड रिटन नोट्स आपको प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि परीक्षा से पहले करंट अफेयर की जो सबसे बड़ा लोड होता है बच्चों का, वो नहीं रहे। चलिए, राजस्थान में परिवहन तंत्र, परिवहन के प्रकार में सबसे पहले सड़क परिवहन। ठीक है, ये देखिए 2024-25 इकोनॉमिक सर्वे के आधार पर आपके यहाँ पर हमारी टीम ने क्या करा है, आंसर लिखा है। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं, इस इकोनॉमिक सर्वे का कोई तोड़ नहीं है। चलिए, ठीक है, तो यहाँ पे राजस्थान के अंदर टोटल सड़क नेटवर्क 2024 तक कितना है, 3,17,121 किलोमीटर। इसके अंदर 3 अलग अलग प्रकार के आपके राजमार्ग हैं। ठीक है, जैसे सबसे पहले राष्ट्रीय राजमार्ग, जिसे कहा जाता है नेशनल हाईवे, इसके बाद में आता है स्टेट हाईवे, और इसके बाद में आता है मेन डिस्ट्रिक्ट रोड, यानी कि मुख्य जिला सड़क। ठीक है, और ओडीआर मतलब अन्य डिस्ट्रिक्ट सड़क। ठीक है, हिंदी मीडियम के बच्चों को भी हम ये सलाह देते हैं, कुछ टॉपिक ऐसे हैं जो आपको इंग्लिश के अंदर कीवर्ड याद रखने होंगे। दिसंबर 2024 तक राजस्थान में 3,17,121 किलोमीटर सड़क का अनुमान है। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 10,790 किलोमीटर फरवरी 2025 तक है, जिसमें 47 राष्ट्रीय राजमार्ग और 23 राज्य राजमार्गों को उच्च गति की यात्रा के लिए एडवांस मेथड के ट्रैवल के लिए प्रमोट किया जा रहा है। राज्य राजमार्ग जो है वो 17,326 किलोमीटर है। मुख्य जिला सड़कें 14,372 किलोमीटर है। अन्य जिला सड़कें, ग्रामीण सड़कें 2,06,318 किलोमीटर है। इनको आप कैसे याद करेंगे, जैसे आप मोबाइल नंबर याद करते हैं, 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, एग्जाम के अंदर प्रश्न पूछे जाते रहेंगे। ठीक है, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम RSRTC 1 अक्टूबर 1964 को इसकी स्थापना हुई थी। दिसंबर 2022 तक 4,040 बसें हैं। अनुबंधित बसों सहित जो बसें कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है, उनके साथ में 2230 मार्गों पर सेवाएं प्रदान की जा रही है। इसके बाद में आता है हवाई परिवहन। ठीक है, हवाई परिवहन के अंदर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, जयपुर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे जनवरी 2025 में यात्रियों की आवाजाही में 13% की वृद्धि है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय यात्रियों की संख्या में 49% की वृद्धि शामिल है। यहाँ एक फैक्ट आप याद रख लेना, पूछा गया है कि ये जो जयपुर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, सांगानेर में है, अडानी ग्रुप को ये लीज पर दिया गया है। घरेलू हवाई अड्डे या डोमेस्टिक जो हमारे एयरपोर्ट है, वो जोधपुर में है, उदयपुर में है, किशनगढ़ में है, बीकानेर में, जैसलमेर में है। झालावाड़ हवाई अड्डे में विमानों का संचालन चालू हुआ। हवाई पट्टियों का उन्नयन, राजस्थान नागरिक उड्डयन नीति 2024 के तहत 5 हवाई पट्टियों को रात्रि उड़ान योग्य बनाया जाएगा। पहले चरण में बाड़मेर के उत्तरलाई और उदयपुर हवाई अड्डे पर सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा। आप देख लीजिए, इतना कॉन्क्रेंट मैटर दे रखा है, इतना सिंप्लीफाइड मैटर दे रखा है कि निश्चित रूप से आपके लिए ये जो सेशन है ये काफी ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। ठीक है, आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल रहेगा। और इसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रहा हूं, ठीक है, आपको ये बुक भी लेनी चाहिए। ठीक है, हमारे द्वारा, ठीक है, मेरे द्वारा, गौरव सर के द्वारा आपके अरिहंत पब्लिकेशन से RRR सीरीज की बुक लिखी गई है, रैपिड राजस्थान रिवीजन। इस बुक के अंदर पूरी की पूरी साइकोलॉजी आप 6 घंटे में तैयार कर सकते हैं। शानदार कंटेंट है, क्वेश्चन आंसर है, और साइकोलॉजी आपके इस मतलब पूरे पेपर के लिए बहुत बड़ा रामबाण है। ठीक है, चलिए,
तो अब आगे चलते हैं बेटा आपके लिए, ठीक है। बुक्स वगैरह में कोई भी दिक्कत आ रही हो तो आपको मैंने बताया था, ठीक है। arihantbooks.com, वहां से आप परचेज कर सकते हैं। अमेजन, फ्लिपकार्ट से आप परचेज कर सकते हैं, अपने नजदीकी बुक स्टोर से आप ले सकते हैं, या इसके बाद भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, हमसे आप बात कर सकते हैं, हम आपको गाइड करेंगे कि कहाँ से आपको किताब मिल जाएगी, ठीक है। पुस्तक की कमी की वजह से किसी बच्चे का सिलेक्शन नहीं रुकना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर आगे रेलवे लाइन के बारे में भी पढ़ लेते हैं। राजस्थान भारतीय रेलवे के पश्चिम रेलवे और उत्तर पश्चिम रेल जोन के अंदर आता है। वेस्टर्न रेलवे और नॉर्थ वेस्ट जोन के अंदर आता है। राज्य में मीटर गेज, ब्रॉड गेज दोनों लाइनें हैं, लेकिन आपको पता है गवर्नमेंट का जोर किस पर चल रहा है, ब्रॉड गेज पर, ठीक है। ब्रॉड गेज का विस्तार तेजी से हो रहा है। नए प्रोजेक्ट और दोहरीकरण, जयपुर सवाई माधोपुर मिनी ट्रैक और उसके अलावा एक और मिनी ट्रैक के दोहरीकरण को कैबिनेट मंजूरी मिल गई है। मेवाड़ मारवाड़ रेलवे लाइन का निर्माण, जो कि श्रीनाथ जी को मेवाड़ और मारवाड़ से जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन होगी। खजुवाला से जैसलमेर तक 260 किलोमीटर की नई लाइन का रास्ता साफ हुआ है। इसके अलावा मालगाड़ी कॉरिडोर गलियारे का भी निर्माण किया गया है। डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर डीएफसी एक महत्वपूर्ण हिस्सा राजस्थान से लेकर गुजरता है, जिससे औद्योगिक और लॉजिस्टिक गतिविधियों को फायदा मिलेगा, ठीक है। ये देखिए, ये ऐसी आपकी कैप्सूल किताब आएगी, अगर आप इसको देखेंगे, ठीक है। तो इस तरीके की ये कैप्सूल किताब आती है, जिसके अंतर्गत आपके राजस्थान का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, प्रशासनिक व्यवस्था, करंट अफेयर, सामान्य ज्ञान और शैक्षिक मनोविज्ञान सारी चीजें शामिल है। चलिए अब इसके बाद में आपके आता है राजस्थान के प्रमुख उद्योग और व्यापार, इंडस्ट्री एंड ट्रेड। राजस्थान प्रदेश की पहली औद्योगिक नीति 24 जून 1978 में अपनाई गई, जिसमें कई रोजगार उन्मुख उद्योग जैसे खादी, ग्रामोद्योग, हथकरघा के विकास को प्राथमिकता दी गई। राजस्थान की पहली नीति कब अपनाई गई, ये आपसे पूछा जाएगा, 1978 में। और लेटेस्ट यानी कि पांचवी औद्योगिक नीति राजस्थान की सन 2019 में घोषित की गई, जिसका उद्देश्य देश में सबसे लोकप्रिय निवेश गंतव्य, ठीक है, इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के रूप में उभारने के लिए समावेशी और संतुलित क्षेत्रीय विकास करना था, ठीक है। याद रखना, एक एक कीवर्ड में आपको बता रहा हूं। और ये आरपीएससी है प्रधान, ये राजस्थान है। अगर आपने मिनिमम नंबर जीके के पेपर में प्राप्त नहीं करे तो आपकी मेन सब्जेक्ट की सारी मेहनत धरी की धरी रह जाएगी। इसीलिए ये आपका सेशन कराया जा रहा है, इसीलिए आपके अपने चैनल शिवी एजुकेशन हब पर हम अरिहंत की किताब को आपको बता रहे हैं, ठीक है। अपने 9 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में मैं कह सकता हूं कि इस तरीके की शानदार किताब और कहीं नहीं बनाई गई है, इसलिए इस किताब को आपको पढ़ना ही पढ़ना है। चलिए, राज्य में औद्योगिक विकास पे सबसे ज्यादा व्यय कब किया गया, 8वीं पंचवर्षीय योजना के अंदर। राजस्थान में कितने जिला उद्योग केंद्र है, कितने उपकेंद्र है, एक एक लाइन से एग्जाम के अंदर प्रश्न बना है। राजस्थान में 36 जिला उद्योग केंद्र है, 8 उपकेंद्र है। सर्वाधिक विकास की संभावना राजस्थान में कहां पर है, खनिज आधारित उद्योगों में, जिसमें सीमेंट है, जस्ता है, संगमरमर है, ग्रेनाइट है, इमारती पत्थर है, मिट्टी के बर्तन है, मूर्ति उद्योग है। राजस्थान को खनिजों का अजायबघर, म्यूजियम ऑफ मिनरल्स कहा जाता है। दैट्स व्हाई दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, आगे आपके आते हैं, यहां पर देख लीजिए, अगर आप चाहते हैं अपनी तैयारी को धारदार बनाना, सेकंड ग्रेड उसके बाद में फर्स्ट ग्रेड तैयारी करना, तो ये RRR सीरीज की हमारी बुक्स है, ठीक है। RRR रैपिड राजस्थान रिवीजन 6 घंटे में शैक्षिक मनोविज्ञान तैयारी करवाएगी, 6 घंटे में शैक्षिक प्रबंधन फर्स्ट ग्रेड के अंदर आता है ये, 6 घंटे में राजस्थान का शैक्षिक परिदृश्य और शिक्षा का अधिकार RTE 2009, और 6 घंटे में शिक्षा शास्त्र शिक्षण अधिगम सामग्री कंप्यूटर सूचना तकनीकी शिक्षण अधिगम में उपयोग, ठीक है। तो मैं बार बार आपको यही कहूंगा बेटा कि जीवन बार बार मौका नहीं देता है, इसलिए लक्ष्य तक पहुंचे बिना पथिक पथ विश्राम कैसा, ठीक है। अगर आपको कुछ चीज हासिल करनी है तो भैया करते रहो, ठीक है।
यहां पर मेहनत करने से मत चूको, क्योंकि ये अंतिम समय है। ठीक है, यहां पर अगर आपने अपने सपने को पूरा करने के लिए ताकत लगा दी तो निश्चित रूप से हाथ जोड़े क्यों खड़े हो किस्मत के आगे। याद रखना, हादसे से कुछ भी नहीं है हौसलों के आगे। हौसला मजबूत रखो। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी के जन्मोत्सव का दिन है। ठीक है, तो मैं आपको मोटा मोटा ये बता देता हूं कि अगर आपको सेकंड ग्रेड की तैयारी करनी है और इन बचे हुए दिनों के अंदर करनी है, तो आप भैया फर्स्ट क्या, ये जो आपका कैप्सूल सीरीज हमने बनाया है, इस कैप्सूल को आप आराम से 3 से 4 बार पढ़ सकते हो। 3 से 4 बार आप आराम से पढ़ सकते हो। मैं बार बार कह रहा हूं, अलग अलग किताबों में, ग्रंथों में मत उलझे रहो, इसी को बार बार पढ़ लो। और इसके साथ साथ में, चूंकि परीक्षा पास में, इसलिए आप चाहो तो करंट अफेयर भी पढ़ सकते हो। अगर आपकी इच्छा है कि अंकुर सर करंट अफेयर आप पढ़ाइए, तो निश्चित रूप से मैं मेरे करंट अफेयर के नोट्स आपके साथ में साझा कर लूंगा। ठीक है, तो विश यू ऑल द बेस्ट। अरिहंत की बुक्स के साथ में अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और निश्चित रूप से पढ़ते जाइए। ठीक है, किसी भी प्रकार की कोई भी आपके मन में कंफ्यूजन हो, शंका हो, संशय हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, आपका arihantbooks.com पर, अमेजन पे, फ्लिपकार्ट पे, या फिर अपने नजदीकी स्टोर पर बुक्स को मांगिए। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।